हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। आज की वीडियो में हम 10 प्लस सब्जेक्ट को कवर करेंगे एंड 50 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे। हम वन बाय वन क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है। तो जैसा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, बी इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया। ये फ्लक्स अपॉन एरिया, इसकी यूनिट क्या हो गई, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर पर एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, फ्लक्स को हम और कैसे फार्मूलाज कैसे लिखते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। और जो म्यू नॉट मी आर को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बी इक्वल टू म्यू एच। ठीक है। इसकी जो है कि ये क्या हो गया, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और म्यू क्या है, परमिबिलिटी। ठीक है। तो अब म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है। तो इतना इस क्वेश्चन में हमने देख लिया। फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया। तो ये किस में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द पावर फैक्टर इज डिफाइन एज। पावर फैक्टर को डिफाइन करना है तो ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। द रेशियो बिटवीन अपरेंट पावर टू रिएक्टिव पावर। सेकंड है द रेशियो बिटवीन ट्रू पावर टू अपरेंट पावर। यहां पे हम लिखते हुए चलते हैं, ये क्या कह रहा है, अपरेंट पावर एस अपॉन यू। सेकंड है द रेशियो बिटवीन ट्रू पावर टू अपरेंट पावर, ये कर रहा है पी अपॉन एस। थर्ड क्या है, द रेशियो बिटवीन ट्रू पावर टू रिएक्टिव पावर, पी अपॉन यू। और फोर क्या है, द रेशियो बिटवीन अपरेंट पावर टू ट्रू पावर, एस अपॉन पी। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है पावर फैक्टर के लिए। तो जैसा कि पावर फैक्टर के लिए क्या होता है कि cos फाइव पावर फैक्टर इज इक्वल टू पी अपॉन एस। ठीक है। क्या होगा, पी क्या है, एक्टिव पावर, एस क्या है, अपरेंट पावर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। यहां पे हम ये भी देख लेते हैं कि जो P को एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वाट या W। और जो S की यूनिट होती है, S क्या है, अपरेंट पावर है, इसकी यूनिट होती है VA। VA वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पे Q की यूनिट भी देख लेते हैं, Q की यूनिट कितनी होती है, VAR वोल्ट एम्पियर। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए सिंगल फेज 230 वोल्ट 1 किलोवाट हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई थ्रू ए डायोड। कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड टू द हीटर एलिमेंट। देखिए यहाँ पे जो सप्लाई डायरेक्ट हम हीटर को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायोड के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो डायोड के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हम अब हम पहले हीटर एलिमेंट का हम रेजिस्टेंट फाइंड करते हैं। तो जैसे कि P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। ये हीटर के लिए हम कर रहे हैं, तो R इक्वल टू क्या हो गया, हीटर का वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट इंटू 230 अपॉन जो रेजिस्टेंस का फाइंड करना है हमें, पावर कितना है 1000। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 52.9 ओम। अब हम इसको सप्लाई किससे दे रहे हैं, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई थ्रू ए डायोड। एक सिंगल डायोड है, तो ये क्या हो गया, हाफ वे रेक्टिफायर की तरफ बिहेव करेगा। तो अब जो हम सप्लाई दे रहे हैं 230 वोल्ट का, पहले इसको हम मैक्सिमम, ये तो आरएमएस में गिवन है, तो यहाँ इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम क्या होता है, √2 VRMS। ठीक है। तो √2 1.414 इंटू 230 इक्वल टू कितना हो गया, इसको सॉल्व करने पे आएगा 325.22 वोल्ट। ठीक है। अब हम जैसा देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्स अपॉन 2। ठीक है। अब पावर का फार्मूला भी हमने देख लिया, क्या है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पे इसमें हम पुट करते हैं, अगर हम इसको हम पुट करते हैं P इक्वल टू
क्या होगा, वी मैक्स अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन आर। आर कितनी हो गई है, आर फाइंड कितना हमने किया, 52.9 ओम। इसको अगर हम, अच्छा यहाँ पे ये हो गया, हमने जो एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी 25.22 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4 मल्टीप्लाई 52.9। तो यहाँ पे जो पावर आएगा वो कितना आएगा, 500 मेगावाट अप्रॉक्स वाट। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन एन टर्न कॉइल इज गिवन बाई माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। द माइनस साइन इन दिस एक्सप्रेशन इज ड्यू टू। जो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या गिवन है, ई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, क्या गिवन, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये जो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर, लेंज लॉ, ये रिप्रेजेंट करता है लेंज लॉ। ठीक है, अब हम लेंज लॉ को समझते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू। स्टेटमेंट लिखते हैं, आपको वो क्लियर हो जाएगा पढ़ने पे। लेंज लॉ state state that that when a voltage is created by change in magnetic flux, change in magnetic flux, the induced EMF, the induced voltage must create a current। क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी तो करंट क्रिएट फ्लो करेगा, क्रिएट ए करंट। अगर करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स भी क्या हो गया, उसमें प्रोड्यूस होगा। तो हुज मैग्नेटिक फील्ड इज in opposition to the change which produce it, जो इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसी का चेंज करता है, which produce is। ठीक है, इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि जो निगेटिव है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है, और ये क्या करता है कि जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो जिससे जो इंड्यूस होता है वो फ्लक्स का अपोज करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर इन एयर एंड कैरिंग करंट ऑफ 30 एम्पियर इन सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम दो लाइन बनाते हैं, दो पैरेलल कंडक्टर। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एंड से सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो हम एक सेम डायरेक्शन ले लेते हैं
और दूसरे एक अपोजिट डायरेक्शन। अब इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करना है कि फोर्स क्या होता है। जैसे ये है कि मान लीजिए करंट I1 फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में, एंड सेकंड कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I2। इनके बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है। तो इन दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेटेड कैसे, कितने से, 50 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये I1 एंड I2 कितना करंट कैरी कर रहा है, I1 एंड I2 करंट कैरी कर रहा है 30 एम्पियर। ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, और लेंथ कितनी है, 1 मीटर। एफ इक्वल टू होता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। ठीक है। यहां पर अगर हम वैल्यू अपपुट करते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 I2 दोनों सेम है तो 30 का स्क्वायर, L 1 मीटर है, अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है। तो यहाँ हो गया 0.5। इसको सॉल्व करने पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगा 0.36 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले हम ये समझते हैं कि सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर करंट दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो जो फोर्स लेगा वो कौन सा फोर्स लेगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो अपोजिंग फोर्स लेगा। तो जो फोर्स होगा वो तो सेम होगा, बट हम ये जान सकते हैं कि अपोजिंग है या जो है कि सेम डायरेक्शन में है। तो अगर सेम होगा तो क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिपल्सन होगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन RLC सीरीज सर्किट विथ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, इंडक्टेंस ऑफ 0.01 हेनरी and capacitance of 100 picofarad is applied with an AC voltage source of 200 volt. Quality factor of the circuit at resonance. यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि RLC सीरीज सर्किट है, और किस कंडीशन फाइंड करना है, रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन फॉर RLC सीरीज सर्किट क्या फार्मूला होता है, Q इक्वल टू 1/R अंडर रूट L/C। यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, 1/50 रूट 0.01। सी कितना है, 100 पीको फैरेड। पीको क्या होता है, 10 की पावर -12। तो यहाँ पे क्यू फाइंड करने पर क्या आ जाएगा, 100। ठीक है। तो क्या आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ से हम और भी चीज़ें देख लेते हैं कि पैरेलल के लिए क्या होगा। पैरेलल के लिए क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होगा, फॉर पैरेलल RLC सर्किट, इसके लिए Q इक्वल टू होता है R अंडर रूट C/L। ठीक है। दूसरी चीज कि रेजोनेंस कंडीशन पे RLC सीरीज सर्किट या RLC पैरेलल सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉइल हैज 8 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर। द मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ द कॉइल इज, एच फाइंड करना है। यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एच। एच की फार्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू NI अपॉन L। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। करंट कितना है, करंट है 500 मिली एम्पियर, और जो लेंथ कितना गिवन है ना 4 सेंटीमीटर, तो अगर मीटर में चेंज कर देते हैं
10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 100 एम्पियर टर्न पर मीटर। एच की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, जेड फाइंड करेंगे। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। वी कितना दिया हुआ है, 200 अपॉन 20, कितना आ गया, 10 ओम। और पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई आर अपॉन जेड। तो यहां से हम आर कितना हो गया, पावर फैक्टर 0.8 है, मल्टीप्लाई 10, तो क्या हो गया, आर इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, यहां से हमें एक्सल फाइंड करना है। तो यहां पे एक्सल क्या होगा, जेड स्क्वायर होता है, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सल इक्वल टू हो गया √10, जेड का स्क्वायर कितना हो गया, जेड का स्क्वायर हो गया 100 माइनस आर का स्क्वायर हो गया 64। तो एक्सल इज इक्वल टू √36। तो एक्सल इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 ओम। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जेई लेवल में काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, यूपी पीसीएल जेई हो, आरआरबी जेई हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो। ठीक है, ये पावर फैक्टर की वैल्यू है, कॉस फाई इक्वल टू आर अपन जेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसी एनालिसिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्किट कंज्यूम एवरेज पावर ऑफ 4 केवी किलोवाट इफ द रिएक्टिव पावर एसोसिएटेड विद द सर्किट इज 3 केवी AR। ठीक है, लैगिंग, देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, पावर फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एस फाइंड करेंगे। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि 4 केवी दिया हुआ है, 4 किलोवाट एंड 3 किलोवाट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एस फाइंड करेंगे, एस स्क्वायर अपॉन सॉरी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 केवी का हम अभी के को हटा देते हैं, सिर्फ 4 एंड 3 डिजिट लेते हैं। 4 का कितना हो गया, 16 प्लस 3 का हो गया 9। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, कितना हो गया, 5 के वी ए। ठीक है, और पावर ये क्या है, अपरेंट पावर है, करेक्ट। अब हमें पावर फैक्टर फाइंड करने हैं, तो कितना हो गया, P इज इक्वल सॉरी पावर फाइंड करने हैं तो क्या होता है, कॉस फाई इक्वल टू, जैसा हमने एक ऊपर क्वेश्चन में देखा था, इज इक्वल टू पी अपॉन एस। तो P की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 केवी, 4 किलोवाट, और यहाँ पे जो S की वैल्यू कितनी है, 5 केवीए। तो कितना पावर फैक्टर हो गया, 0.8 लैगिंग। ठीक है, तो यहां से क्या करेक्ट हो गया इन चारों ऑप्शन में, 0.8 लैगिंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवीएल बेस्ड क्वेश्चन है। द फिगर शोन हियर इज ए ब्रांच ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी ए माइनस वी बी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पोलरिटी मार्क करेंगे। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है डायरेक्शन में। तो करंट क्या करता है कि जिस डायरेक्शन फ्लो करता है वहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं पैसिव एलिमेंट में, और निगेटिव से क्या करता है, लीव करता है। अब यहाँ पर ऐसे ही है, प्लस माइनस। ठीक है, अब इसमें हम केवीएल अप्लाई कर देते हैं। तो केवीएल क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए वी ए है, ये है वी बी। तो वी ए -2 × 5, इसको हम सेकंड वाला ले रहे हैं, जैसे कि माइनस है तो ये भी माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो अब ये हो गया -10 + 16 -2 × 3
माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे जो है, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है। इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर हम, तो इसको आ रहा है 10 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि दो पंचे 10, 10 10 20 हो गया, 20, और ये हो गया 26। ठीक है, 26, 26 में 16 माइनस करेंगे तो हो गया 10 वोल्ट। तो कितना हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये काफी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। If two equal charges having a magnitude of 1 coulomb are kept a distance of 1 meter, the magnitude of electrostatic force acting between them is। ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। तो हम इसको देखते हैं। F इज इक्वल टू, दो चार्ज है तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि Q1 एंड Q2 क्या है, 1 कूलम है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 हो जाएगा। अब F इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, इसको वैल्यू इसकी होती है 9 इंटू 10⁹न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये किस में आ रहा है, 9 इंटू 10⁹, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इंटीग्रल ऑफ यूनिट इम्पल्स इज। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पल्स सिग्नल है, यूनिट इम्पल्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आज हम सभी का इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स, यू इसका होता है इंटीग्रेशन इम्पल्स इम्पल्स सिग्नल, इसका होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, अब यूनिट स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल का, इसका होता है रैंप सिग्नल। और इंटीग्रेशन ऑफ रैंप सिग्नल का, इसका होता है पैराबोलिक सिग्नल। ठीक है, तो हमने ये तीनों देख लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर, तो ऑप्शन लीनियर सिस्टम ओनली, ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ओनली, लीनियर टाइम डिपेंडेंट सिस्टम ओनली, नॉन लीनियर सिस्टम ओनली। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी आंसर है, क्योंकि ये लीनियर के लिए अप्लाई होता है एंड टाइम इनवेरिएंट हो। ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, लैप्लस ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लस ऑफ इनपुट। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन मस्ट बी 0। ठीक है, तो ये हो गया 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मैक्सिमम ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर विथ ट्रांसफार्मर कपल्ड का कितना होगा, 50% इफिशियंसी होती है। अगर ट्रांसफार्मर कपल्ड नहीं है, ओनली क्लास ए एम्पलीफायर है, तो उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 25%। ओनली विदाउट ट्रांसफार्मर कपल्ड, विदाउट ट्रांसफार्मर कपल्ड 25%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड इन इनहेंसमेंट टाइप। ठीक है, इनहेंसमेंट टाइप और एक होता है डिप्लीशन टाइप। तो इनहेंसमेंट टाइप किस में होता है? मॉसफेट में। इनहेंसमेंट टाइप के लिए हम सर्किट भी बना लेते हैं, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से हम सर्किट बना रहे हैं इसका। ये क्या क्या ड्रेन, ये हो गया गेट, ठीक है। ये हो गया एन टाइप, एन टाइप इनहेंसमेंट। ऐसे ही पी टाइप का हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये हो गया गेट है, ये ड्रेन है, सोर्स, ये हो गया पी टाइप। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर हैज, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का क्या होता है? इनपुट रेजिस्टेंस जीरो, आउटपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, इनपुट रेजिस्टेंस जीरो, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो, इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन बैक ईएमएफ इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ई बी इज इक्वल टू वी अपॉन टू फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड। इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हम डायरेक्ट हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी हम डेरिवेशन आपको कराएंगे ना। तो ई बी इज इक्वल टू वी बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए डीसी शंट मोटर हैज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ आर ए एंड आर एफ इन द आर्मेचर एंड फील्ड सर्किट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाई कीपिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आई ए इक्वल टू वी अपॉन आर ए। जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है, काफ़ी लेस देन वन होता है। अगर ये काफ़ी मिनिमम तो करंट आई ए क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे आई ए स्क्वायर आर भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? हीटिंग होगा आर्मेचर में और इट में भी बर्न। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई। डीसी शंट मोटर का अगर हमें इफिशियंसी, अगर स्पीड इंक्रीज करनी है तो क्या करना होगा? जैसे क्या है कि स्पीड क्या होता है? एन इज इक्वल टू ई बी अपॉन फाइव एस एच। शंट मोटर है फाइव एस एच, और जो आई एस एच क्या होता है? आई एस एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव एस एच, और आई एस एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एस एच। अगर हम आई एस एच अगर मिनिमम करते हैं तो फ्लक्स मिनिमम होगा, स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसके लिए हमें आई एस एच को मिनिमम करने के लिए हमें आर एस एच इंक्रीज करना होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर? इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन डीसी सीरीज मोटर द रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ टू सप्लाई वोल्टेज इंडिकेट्स। ठीक है, इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी ई बी अपॉन वी। ठीक है, तो यहां से देखते हैं कि इफिशियंसी ई बी अपॉन वी, तो यहां पे क्या हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच। आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज क्या है? कि हैज नो लॉस एंड लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, डज नॉट वर्क, हैज लो इफिशियंसी, हैज द सेम नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स।
तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई लॉस नहीं होता और लीकेज रिएक्ट है, और इसकी इफिशियंसी आइडली 100% होती है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन द टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली इट इज कॉल्ड। देखिए, जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, वो क्या होते हैं, वो मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकली कभी कनेक्ट है तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली दोनों कनेक्ट होता है। फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली। ठीक है, तो यहां से हम ये देख लेते हैं क्या हो गया फिर यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर। और जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है उसमें से मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर से हम ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर पाते हैं एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजेशन करंट एट द सेम लेवल द वी अपॉन एफ रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि कीप मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कांस्टेंट किस केस में होता है, जब हमारा वी अपॉन एफ रेशियो कांस्टेंट हो। क्या होता है, वी अपॉन एफ इक्वल टू 5 मैक्स। अगर जब हमारा ये कांस्टेंट होगा वी अपॉन एफ रेशियो, तो हमारा 5 मैक्स कांस्टेंट होगा। तो क्या हो गया, इक्वल टू 0 वैलिड फिक्स। फिक्स ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज। फुल लोड पे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन देखना है हमको। तो वोल्टेज रेगुलेशन हम लिख लेते हैं, वी आर इक्वल टू आर पी यू कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पी यू साइन फाई। और जो प्लस होता है किसके लिए होता है, लैगिंग के लिए, और जो माइनस होता है लीडिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, जो लैगिंग केस में वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है एंड मैक्सिमम होता है। और लीडिंग केस में वोल्टेज रेगुलेशन प्लस माइनस एंड जीरो, तीनों पॉसिबल है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। और यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, जीरो किस केस में होगा, पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। इन ओपन सर्किट टेस्ट कॉपर लॉसेज आर ऑब्टेन्ड। पहला ही गलत है, क्योंकि कॉपर लॉस किस में होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में होता है। इन ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट हायर पावर फैक्टर, रॉन्ग है, क्योंकि लो पावर फैक्टर होता है ओपन सर्किट केस में। इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट जीरो पावर फैक्टर, रॉन्ग है। इन ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट लो पावर फैक्टर, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, लो पावर फैक्टर पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नो लोड करंट फ्लो होता है 3 to 4% ऑफ रेटेड करंट, 3 to 4% ऑफ रेटेड करंट। ठीक है, रेटेड करंट। और इसका जो आई एम होता है, इसमें दो होते हैं, दो में फ्लो करता है, आई सी एंड आई एम। आई एम क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। ये क्या होता है, 95% ऑफ आई नॉट। इसलिए क्या होता है, पावर फैक्टर काफी पुअर होता है। ये क्या होता है, 5% ऑफ आई नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के लिए टाइप टेस्ट कौन कौन सा होता है, टेम्परेचर राइज टेस्ट भी होता है टाइप ट्रांसफार्मर में। टाइप टेस्ट में लाइटिंग इंपल्स टेस्ट, पार्शियल डिस्चार्ज, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें जो कि 3 टेस्ट होते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। पहला टाइप टेस्ट, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकंड होता है रूटीन टेस्ट। थर्ड होता है स्पेशल टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ट्रांसफार्मर
आर 6400 वाट एंड 5000 वाट रिस्पेक्टिवली, देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट हाफ लोड विल बी रिस्पेक्टिवली। जैसे जो दो लॉस है, पी आई एंड पी सी। पी आई को हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉस और पीसी को बोलते हैं वेरिएबल लॉस, लोड के साथ वेरी करता है। अब जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है आयरन लॉस कितना दिया हुआ है, 6400 वाट, तो ये तो कांस्टेंट होगा क्योंकि लोड चेंज हो, हाफ लोड हो, फुल लोड हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन वेरिएबल लॉस चेंज होता है, तो यहाँ पर किस पे निकालना है, हाफ लोड पे निकालना है। तो यहाँ पर होता है पी सी एट हाफ लोड इज इक्वल टू एस स्क्वायर मल्टीप्लाई पी सी एट फुल लोड। एस कितना है, हाफ है, ये क्या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ लोड, तो ये हो गया हाफ। तो 1/4 मल्टीप्लाई कितना है, 5000, तो कितना हो गया ये, 1250 वाट पीसी। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो गया ना, कॉपर लॉस दिया हुआ है, सॉरी सॉरी, कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है, 6400 वाट है, और जो आयरन लॉस है वो 5000 वाट है। इसको अपोजिट कर लीजिए बस, अब बाकी सब सही है। ठीक है, ये हो गया 6400। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 6400 है तो 4, 1600। ठीक है, 1600 वाट। तो क्या करेक्ट आंसर हो गया, पहले क्या है, कॉपर लॉस 1600 वाट एंड 5000 वाट, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द आल्ट एफिशिएंसी इज ऑफ इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन केस ऑफ। आल्ट एफिशिएंसी किस में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होता है। कॉमर्शियल एफिशिएंसी किस में होता है, पावर ट्रांसफार्मर में होता है। अच्छा, एफिशिएंसी होती कितनी है पावर ट्रांसफार्मर में, कितना, 98 अप्रॉक्स, और ये किस पर होता है, नियर टू फुल लोड। नियर टू फुल लोड। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ये इसकी एफिशिएंसी अप्रॉक्स होती है 50 to 60%, 50 to 70% अप्रॉक्स। ये होता है हाफ लोड पे। हाफ लोड पे बोलते हैं, या फिर 50 to 75% भी कहीं गिवन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 kVA ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 150 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस 250 वाट। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर अकर व्हेन द टोटल लॉस इज। देखिए, मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में क्या होता है कि फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि आयरन लॉस हमारा 150 है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो कॉपर लॉस है इसको हम वेरी करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम टोटल लॉस कितना हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, टोटल लॉस 2 into PI। तो कितना हो गया, 2 into 150, 300 वाट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नो लोड टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर कैरिड आउट ऑफ टू डिटरमाइन द। अच्छा, ट्रांसफार्मर नो लोड टेस्ट हम करते हैं तो उससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, उससे हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड कर सकते हैं, नो लोड लॉसेस फाइंड कर सकते हैं, नो लोड करंट फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होता है, रेटेड वोल्ट, इस पर रेटेड वोल्टेज पर होता है, रेटेड वोल्टेज। और ये किस साइड करते हैं, एलवी साइड करते हैं, एलवी साइड परफॉर्म। और जो एचवी साइड होता है उसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं।
और इससे क्या फाइंड करते हैं, IM, IC, I0 और नो लोड पावर फैक्टर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर कूल्ड ऑफ ए ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग इज यूज्ड। जो जनरेटिंग स्टेशन पे जो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर होते हैं और हाई MVA का ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उसमें कूलिंग के लिए रेडिएटर लगाते हैं। टैंक के साइड साइड में रेडिएटर होता है, ऐसे बना होता है ट्यूब टाइप का, और उसमें क्या होता है कि जब ऑयल फ्लो करता है, जब ऑयल फ्लो करता है तो उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो उसमें उस रेडिएटर से ऑयल सर्कुलेट करता है, तो उससे टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो जाता है, तो रेडिएटर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इफ FT मतलब फंक्शन and its first derivative and Laplace transformable the initial value of FT is given by। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू FT इज इक्वल टू जो है कि एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होता है, लिमिट FT टेन टू जीरो इज मतलब ये है कि ये इनिशियल कंडीशन है, और इसको अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका देखेंगे तो लिमिट S टेन टू इन्फिनिटी SFS। ठीक है, अगर ये फाइनल, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता फाइनल, अगर ये क्वेश्चन फाइनल वैल्यू की पूछता तो क्या आंसर करेक्ट होता, फाइनल 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 वैल्यू, तो इस केस में होता लिमिट FT T टेन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे S टेन टू जीरो हो जाता। ठीक है, और बाकी सेम होता, ये हो गया। ठीक है, ये इसके लिए है, बाकी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आइडेंटिफाई द यूनिपोलर डिवाइस एमंग द फॉलोइंग। यूनिपोलर डिवाइस कौन होता है, इसमें शॉर्टकी डायोड। ठीक है, शॉर्टकी डायोड क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है, और इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और ये यूनिपोलर डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ट्रैक इज इक्विवेलेंट टू, ट्रैक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये इसमें 2 SCR होता है, लेकिन ये कैसे कनेक्ट होते हैं, एंटी पैरेलल कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे इसको हम बना भी लेते हैं, ऐसे कनेक्ट होता है ना, ऐसे सॉरी, ऐसे कनेक्ट होता है, ऐसे बनता है एनोड, कैथोड, गेट। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच टर्मिनल डज नॉट बिलोंग टू थायरिस्टर। देखिए, एनोड होता है, कैथोड होता है, गेट होता है, लेकिन बेस किस में होता है, बेस नहीं है, बेस होता है ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर में होता है ना एमीटर बेस कलेक्टर। यहाँ पे ए लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड्स ए हाई आउटपुट इफ वन इनपुट बट नॉट बोथ इज हाई। क्वेश्चन में है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एक इनपुट अगर हाई है, हाई आउटपुट इफ वन इनपुट बट नॉट बोथ। ठीक है, तो उसकी जो आउटपुट होती है वो हाई होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस ये किस में होता है, एक्सॉर गेट में होता है ना। एक्सॉर गेट के लिए क्या होता है, A बार B एक्सॉर A B बार। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर अगर जीरो जीरो, अगर दोनों इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो होता है, अगर दोनों इनपुट में अगर किसी एक की वैल्यू अगर हाई है तो आउटपुट हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जैसे अगर हम रख के अगर इसमें हम चेक करते हैं, अगर मान लीजिए दोनों को अगर हम जीरो कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम दोनों को जीरो करते हैं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए A इक्वल टू जीरो है, B इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो जाएगा, A का बार 1 × 0 एक्सॉर A0 × 1, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अगर हम एक अगर इनपुट को अगर हम हाई कर देते हैं, मान लीजिए हम A को हाई कर दिए, A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या हो गया कि 1 का बार 0 × 0 एक्सॉर A इक्वल टू 1 और 0 का बार 0, तो क्या आ जाएगा 1, आउटपुट हाई। ठीक है, क्या आंसर करेक्ट है, एक्सॉर गेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इफ
आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 फॉर 3 इनपुट व्हेन। ठीक है, जैसे क्या है कि एंड गेट का बार, एंड गेट के बार को बोलते हैं हम नैंड गेट। अगर मान लीजिए कि अगर ए बी सी 3 इनपुट है, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू अगर जीरो है तो एंड गेट की वैल्यू क्या होती है, जीरो, लेकिन उसका बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन। वो वन जो है वो क्या, नैंड गेट है। अब ये जीरो कब आएगा, जब तीनों की वैल्यू अगर वन है तो एंड गेट के लिए आउटपुट वन होगा। अगर उसका हम बार कर देते हैं तो हो जाता है नैंड गेट, और ए का बार हो गया जीरो। तो आउटपुट जीरो तभी आएगा जब तीनों की वैल्यू वन होगी। तो ऑल द इनपुट्स आर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल विद द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। ठीक है, आर आई क्या होता है, आर इंसुलेशन रो अपॉन टू पाई एल, रो अपॉन टू पाई एल एल एन, एल एन आर अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लेंथ है ये एल क्या है, लेंथ है। तो आर आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया, अगर क्या इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इट्स लेंथ, अगर एल इंक्रीज करेगा तो आर ई क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डाइलेक्ट्रिक लॉस इन द इंसुलेशन ऑफ लॉसी अंडरग्राउंड केबल ड्यू टू लीकेज करंट यूजिंग स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन नोटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करेक्ट है कि इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ओमेगा सी वी स्क्वायर 10 डेल, इसका भी हम डेरिवेशन हम एक दिन आप लोग को कराएंगे, जितने भी डेरिवेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं ओमेगा सी स्क्वायर 10 डेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ 100% मीन्स इट स्ट्रिंग इंसुलेटर। स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% का क्या मतलब है कि जो इंसुलेटर होते हैं, स्ट्रिंग इंसुलेटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होना। ठीक है, जैसे हम पोल बनाते हैं, मान लीजिए एक टावर है ये क्रॉस आर्म है, यहां से कनेक्ट है इंसुलेटर, ये कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर ये V है, यहाँ पर जैसे V1 V2 V3 V4, अगर ये V1 V2 V3 V4 अगर वो सेम है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी। तो इसका क्या, ये कब होगा, ये कब होगा, जब हमारा सेल्फ शंट कैपेसिटेंस इज जीरो। जब ये क्या होता है, यहाँ ये क्या है, शंट कैपेसिटेंस है। इसी के वजह से जो है कि जो V1 V2 V3 क्या होता है, वो अनइक्वल होता है। ठीक है, तो अगर ये जीरो हो जाता है तो स्टिंग एफिशिएंसी क्या होगा, 100% होगा। शंट कैपेसिटेंस इज जीरो। ठीक है, ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, अगर स्टिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करनी होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्रॉस आर्म को हम इंक्रीज करते हैं शंट कैपेसिटेंस को जीरो मिनिमम करने के लिए, या फिर हम गॉड रिंग यूज करते हैं, ऐसे होता है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अंडरग्राउंड केबल इज, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस अंडरग्राउंड जो केबल होता है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ होता है, मैक्सिमम एट द कंडक्टर एंड मिनिमम एट द सीथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोड फ्लो स्टडी या पावर सिस्टम इज मेनली कैरिड आउट फॉर, लोड पावर सिस्टम में हम लोड फ्लो स्टडी मेनली हम किसके लिए करते हैं, सिस्टम प्लानिंग एंड ऑपरेशन। ये फॉल्ट कैलकुलेशन इसके लिए नहीं करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडीज, स्टडी फ्लो प्लानिंग एंड ऑपरेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए 15 बस पावर सिस्टम विथ ए 3 वोल्टेज कंट्रोल्ड बस साइज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अब हम सॉल्व कर। नंबर ऑफ बस कितना है, एम कितना है, एम इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ बस, ये 15। वोल्टेज कंट्रोल्ड बस कितना है, सॉरी ये होता है एन, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस एम इक्वल टू कितना है, 3। ठीक है, तो साइज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 2n माइनस एम माइनस 2
मल्टीप्लाई 2n-m-2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 2 × 15 -3 -2, 2 × 15 -3 -2, तो कितना आ गया 25 × 25। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोगों ने देख लिया। क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ ए 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज 100 ओम। फॉर ए 50 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन द सर्ज इम्पिडेंस इज। सर्ज इम्पिडेंस लेंथ से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो जेड एस क्या होता है? जेड एस इक्वल टू √L/C। लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। 100 किलोमीटर पर भी 100 ओम है तो 50 किलोमीटर पर भी 100 ओम होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्ज इम्पिडेंस ऑफ पावर केबल यूज्ड इन सीरीज विद ट्रांसमिशन लाइन इज इन द रेंज। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या होता है? फॉर अंडरग्राउंड सर्ज इम्पिडेंस 50 ओम होता है। ठीक है, एंड फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जेडएस कितना हो जाता है? 400 ओम। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 40 से 250 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्ज इम्पिडेंस ऑफ 3 फेज 400 kV ट्रांसमिशन लाइन इज 200 ओम। द सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जेडएस कितना है? 2 ओम गिवन है, और वीएस कितना गिवन है? 4 kV। यहाँ पे SIL फाइंड करना है। सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग इज इक्वल टू VS स्क्वायर अपॉन ZS। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 10⁶ अपॉन 200। तो यहां से मेगावाट में तो हो जाएगा। तो कितना हो गया? 800 मेगावाट। ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज नॉर्मली इन द ऑर्डर ऑफ। हमने अभी ऊपर लिखवा दिया आपको। तो ये क्या हो जाएगा? 300 to 500 ओम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हो गया 300 to 500 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए 0 to 300 वोल्ट वोल्टमीटर हैज गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ 1% फुल स्केल रीडिंग। द वोल्टेज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 83 वोल्ट। द परसेंटेज लिमिटिंग एरर फाइंड करना है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज इक्वल टू परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी मल्टीप्लाई फुल स्केल वैल्यू ऑन मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे परसेंटेज एक्यूरेसी कितना दिया हुआ है? 1%। मल्टीप्लाई 300 अपॉन कितना मेजर कर रहा है? 83। तो क्या करेक्ट आंसर हो गया? 3.62। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमें। एसी मीटर इज इंडिकेट। एसी मीटर क्या मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो क्या इंडिकेट करेगा? आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मीटर रीड्स 127.50 वोल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 127.53 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैटिक एरर। तो स्टैटिक एरर क्या होता है? इज इक्वल टू मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर वैल्यू कितना दिया हुआ है? मीटर रीड्स 127.50 एंड ट्रू वैल्यू इतना। मेजर वैल्यू कितना? 127.50
-127.53, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा 0.07 वोल्ट। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ए डीसी वोल्टेज हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ohm per volt when it is measured half full scale in 100 volt range the current through the voltmeter। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हम देखेंगे सेंसिटिविटी एस वी अपॉन 1 अपॉन फुल स्केल करंट। वन अपॉन सेंसिटिविटी क्या होता है, आई एस, और यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट आई एम, क्या, मीटर करंट अपॉन सेंसिटिविटी। ठीक है, और सेंसिटिविटी गिवन कितना है, 1000। आई एम कितना हो गया, 1 मिली एम्पियर। अब ये कह रहा है कि द सर्किट थ्रू वोल्ट मीटर व्हेन इट इज मेजर्ड हाफ, हाफ में फाइंड करना है, तो करंट ऑन हाफ स्केल, करंट ऑन हाफ स्केल इक्वल टू कितना हो गया, 1 मिली एम्पियर बाई 2 हो गया 0.5 मिली एम्पियर। क्या करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द वोल्टमीटर मस्ट हैव ए वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर वोल्टमीटर अगर मस्ट हैव अगर वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एसएससी क्वेश्चन में पूछा गया सिकंदराबाद में। तो इसका क्या होता है कि जो वोल्टमीटर होता है वो आइडियली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, ताकि वो पूरा वैल्यू मेजर करे, इसमें लॉसेस ना, इसमें करंट फ्लो ना हो मीटर में। तो यहाँ पर अगर वेरी हाई है तो क्या होगा, मीटर ड्रॉज मिनिमम करंट, अगर आइडियली अगर इन्फिनिटी होता तो ये जीरो करंट होता। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वोल्ट मीटर, अगर लेकिन वोल्टेज सोर्स होता तो ये बड़ा ही कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है। अगर वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर, इसमें क्या होता है, जीरो होता है, इसमें इन्फिनिटी होता है फॉर आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेनोमेना ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन अकर्स व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज रिजल्टिंग इन। ठीक है, ये देखिए क्या है कि हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमिंग नॉइज क्यों आती है, क्योंकि उसके जो कोर होते हैं उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, स्लाइटली चेंज होते हैं। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, इसी वजह से हमिंग नॉइज आती है। तो यहाँ पर क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी वहाँ पर यूज होता है कोर में ट्रांसफार्मर के। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या है, स्मॉल चेंज इन इट्स डायमेंशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द वर्किंग टेम्परेचर बिकम्स मोर देन क्यूरी टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बन जाता है जब उसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 55 क्वेश्चंस देखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और काफ़ी मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन थे, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। कृपया आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।